हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 20 एक्सपेक्टेड डीएलआर सेट दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 9th सेट है। ऑलरेडी हमने 8 वीडियोस में 8 सेट अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपको पता होगा कि हमने जो है टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके क्यूए के हैं उनकी भी सीरीज चलाई हुई है। एंड अभी तक हमने 80 क्वेश्चन तक कवर कर लिया हुआ है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो सारे। ठीक है, हमारे सामने एक नया सेट है। वीडियो को पॉज करके आप इस सेट को ट्राई करने वाले हैं, तो मैं पूरा आपको सेट दिखा देता हूँ। ये सेट का फर्स्ट पार्ट है एंड एक टेबल हमारे पास और है इसके अलावा, दैट ये वाला टेबल है वो। एंड इसके 4 क्वेश्चंस हैं, तो 3 आपके ऑप्शनल हैं, एक टीटा काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन इसके हैं। सो लेट्स डिस्कस। अगर आपने जो है ट्राई कर लिया हो तो सबसे पहले आप ट्राई कर लें ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए इस सेट के बारे में। वैसे अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपको पता ही चल गया होगा कि सेट कितना इजी है, बट हमारे पास जो है इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एक छोटा टेबल, एक बड़ा टेबल दिया हुआ है। देन हमारे पास अगेन आउटकम क्या आ रहा है, 4 ही क्वेश्चन है। तो अगर हम कभी भी ऐसे टाइप के जो है सेट को देखते हैं अपने मॉक्स वगैरह में या फिर एक्चुअल पेपर में, तो हम कहते हैं चलो इसको बाद में करते हैं। जो छोटा सेट रहेगा जिसको कम पढ़ना है एंड वो जो है सेट हम जल्दी प्रीफर करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको 5 मिनट तक पूरा सेट आपको पढ़ना है, समझना है कि एक एक सेट क्या कह रहा है। क्या मेरे हिसाब से, क्या मैंने जितने भी सेट सॉल्व किए हैं उसमें से कोई अगर मैच होता है इससे, तो मैं वो सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे टाइप के सेट को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं। तो इस बेस पे आपका परसेप्शन बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेट बड़ा है तो इसको हम बाद में करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं सेट क्या कह रहा है एंड इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है ठाकुर राजवर्धन सिंह राठौर है, एक जमींदार हैं फ्रॉम विलेज, आई डोंट नो। ठीक है, ही ओन्ड एन एक्सपेंसिव ईस्टेट जो कि 3,60,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। एंड उन्होंने इस जो है पूरे जो है ज़मीन को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज 60,000 स्क्वायर फीट में। उनके पास टोटल 3,60,000 स्क्वायर फीट का एक पूरा जो है ज़मीन था, उसको उन्होंने 6 इक्वल पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर दिया, जो कि एक एक पार्ट 60,000 स्क्वायर फीट का है बेसिकली। एंड उन्होंने एक एक जो है सेक्शन जो थे 6 बने सेक्शन, उनका नाम दे दिया। जैसे पहले सेक्शन का नाम उन्होंने जो है हाउस लैंड या फिर HL रख दिया, दूसरे का फार्म लैंड FL। ऐसे ही उन्होंने पूरा जो उनका ज़मीन है जिसको 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है उनका उन्होंने नाम दे दिया, दैट इज़ ये। एंड उसके बाद उन्होंने उस जो है ज़मीन को कि रिजर्व किया गया है किसके लिए, जो है रेसिडेंस कंस्ट्रक्शन के लिए वगैरह वगैरह इन्होंने डिफाइन कर दिया कि उस हिसाब से ये ज़मीन पे ये होगा। बट अगर हम आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस इस पे अगर बेस्ड होंगे तो हम देखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है या नहीं वगैरह। हम अभी इसको छोड़ के चल रहे हैं। हमें पता है इतना मोटा मोटा कि एक ज़मीन है जिसमें जो है ज़मीन का स्क्वायर फीट है दैट इज़ 3,60,000 एंड उन्होंने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड उनके नाम रख दिए। एंड हमारे पास यहाँ एक टेबल दिखाया गया है जो कि वो ज़मीन को बेसिकली पूरा जस्टिफाई करता है। जैसे आपका ये पूरा जो ज़मीन है ये 3,60,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। उसमें पहला जो 60,000 का है वो हाउस लैंड है, फिर फार्म लैंड है आपका, फिर बर्न लैंड है, फिर PL वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, ये आपको पढ़ना है थोड़ा ध्यान से। तो बिफोर हिज पासिंग उन्होंने बिल बनाया, डिटेल में बताया बिल के बारे में कि हिज विश वॉज टू डिवाइड ईच टाइप ऑफ लैंड इक्वली अमॉन्ग 6 ऑफ हिज सन, दैट इज ABCDEF हम बोलने वाले हैं, जो कि आनंद, विश्वास, चेतन वगैरह वगैरह हैं। तो हम इनको बोलने वाले हैं। उनके 6 बेटे थे, दैट इज ABCDE एंड F। वो चाहते थे कि ये जो पूरा ज़मीन है उनके सभी बेटों में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो। तो आपके दिमाग में ये ख्याल होगा कि ये A को दे दें, ये B को दे दें, ये C को दे देंगे, D को इक्वल डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही हमें पता है ये 60,000 जो है स्क्वायर फीट में फैले हुए हैं। बट उन्होंने क्या कहा, every son received exactly 1 plot from each of the 6 plot each type of land। बट उन्होंने क्या कहा, ऐसा नहीं, अगर किसी को हाउस लैंड मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि पूरा हाउस लैंड ही किसी को मिल जाएगा। इस हाउस लैंड का भी उन्होंने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया इसको, एंड एक एक पार्ट एक एक सन को बेसिकली मिलने वाला है। इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है दैट इज 6 प्लॉट ऑफ ईच टाइप ऑफ लैंड इंश्योरिंग ए फेयर डाइवर्स इनहेरिटेंस, कि मतलब उनको जो है
अलग अलग डाइवर्स इनहेरिटेंस मिले, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को फार्म लैंड मिल रहा है तो वो पूरा जो है फार्म लैंड रख ले, ऐसा नहीं है। सबको छोटा छोटा पार्ट मिलना चाहिए, डाइवर्स हिस्सा होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। एंड उसके बाद लिखा गया है ठाकुर जी मेड द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, जो कि हमारे पास यहाँ दिया गया है आगे वाले आने वाले पेज में। उन्होंने फ्लो चार्ट बनाया एंड दैट नो वन गॉट टू लैंड्स इन अ सेम रॉ एंड सेम कॉलम में किसी एक पर्सन का दोबारा नाम नहीं आना चाहिए। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ उन्होंने किस तरीके से कहा, अगर हम चार्ट देखते हैं। लेट्स सी पहले चार्ट ही देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है, दैट इज़ रॉ 1 रॉ 2, ये रॉ 3 है। कैसे हमने डिफाइन किया, यहाँ पर लिखा हुआ है रॉ 1 एंड यहाँ पर रॉ 2, बेसिकली जस्ट अ सेकंड, ये रॉ 3 आपका रॉ 4 एंड ये कॉलम 1 कॉलम 2, ऐसे ही आपका पूरा कॉलम होने वाला है। जैसे अगर आपको ये पढ़ना हो कि BL एंड R3C3 क्या है, तो जो आपका BL है, ये ज़मीन का नाम उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, दैट इज़ बर्न लैंड। तो ये बर्न लैंड का रॉ 3 कॉलम 3 में ये ज़मीन आने वाला है। ये किसको मिलेगा आई डोंट नो, बट हमें पता है इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। एंड उन्होंने क्या कहा हुआ था कि अगर ई जो है एक, ये कौन से कॉलम में आ रहा है, ई कॉलम 1 में आ रहा है, रॉ 4 में आ रहा है, तो अब ई यहाँ रॉ जो है इस कॉलम में या फिर ये वाले रॉ में ई नहीं आना चाहिए। इन्होंने ये बात हमें बताया। तो ये जो है इस टाइप का लिखा हुआ था। आल्सो ईच सन गॉट एग्जैक्टली 1 पार्ट ऑफ 6 डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर लिया हुआ है कि एक एक पार्ट सभी को मिलने वाला है। ही मैंशनड नेम्स इन द की पार्ट सजेस्टेड द कंप्लीटिंग द फ्लो चार्ट एंड कीपिंग माइंड द कंडीशंस स्टेटेड बाय हिम। तो मतलब उन्होंने जो कंडीशन दिया, जैसे कि जो इक्वल ज़मीन है, डाइवर्स होना चाहिए, इसलिए सबको एक एक पार्ट मिलना चाहिए एंड एक रॉ एंड एक कॉलम में कोई नहीं आना चाहिए। तो अगर आप ये पढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ सीख करना चाहिए, ये बेसिकली सुडोकू टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आपने बहुत सॉल्व किया होगा गेम्स वगैरह में, तो ये बस सुडोकू आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। इसलिए मैंने इतना सारा कॉम्प्लिकेट ना करके एक नया टेबल बना लिया है, जिसमें मैंने जो है इसको रख दिया, जो कि बेसिकली इन्फॉर्मेशन हमें पहले से दी गई थी। एंड अगर हम जो है इसका नाम देना चाहें तो ये हो जाएगा आपका रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 एंड रॉ 4 रॉ 5 एंड रॉ 6, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है। जैसे रॉ 6 ये है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 ये है, तो ऐसे ही हम कॉलम को भी मेंशन कर देंगे, दैट इज़ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 एंड कॉलम 6। अब जस्ट आपको ये फिल करना है मैट्रिक्स एंड आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर आप वो जो है शॉर्टली पढ़ते आते तो आपको जो है हार्डली 2 मिनट या 3 मिनट समझने में लगता है बेसिकली कि हमें सुडोकू टाइप ऑफ क्वेश्चन को फिल करना है। बट उतना सारा डाटा, उतना सारा जो है इन्फॉर्मेशन देख के हम घबरा जाते हैं। और अगर आप क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन हमें भी उसी तरीके से पूछा गया है कि जो है HL में जो आपका R1 है, आप HL को ना पढ़िए, बस R1C1 पढ़िए, तो वो HL में ही आएगा R1C1 एंड बाकी कहीं भी चार्ट में आपको R1C1 देखने को नहीं मिलेगा, मतलब रॉ 1 एंड कॉलम 1। तो मतलब बेसिकली आपको ये वाला मैट्रिक्स अगर भर देंगे तो यहाँ पर जैसे R1C1 है, तो ये वाला जिसका भी नाम आएगा वो हमारा आंसर होगा। एंड हमें जो है पूछा गया है कि जो 36 जो लैंड के पार्ट उन्होंने डिवाइड किया, दैट इज़ पहले तो एक लैंड था, उसको इन्होंने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर एक एक को 6 में डिवाइड किया, मतलब टोटल 36 पार्ट हो गए, जो कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कितना आप डिटरमाइन कर ले जाते हैं, अगर कुछ नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं तो जो है अगर 30 कर ले आते हैं तो आप 30 लिखेंगे, पूरा कर ले आते हैं तो 36 लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ लिखा गया है, दैट इज़ R6C5 किसका है एंड जो है बेसिकली R5C2 किसका है, ये हमें बताना है। तो ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पर कुछ CND वगैरह भी है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज भी बन सकती हैं कि हमें जो है आंसर ना मिले। तो ठीक है, लेट्स सी कैसे होगा। तो हमें पता है कोई भी रॉ एंड कोई भी कॉलम में एक पर्सन दोबारा नहीं आना चाहिए। अब हमें पता है कि ये जो आपका F है, ये वाला जो कॉलम है, इसमें ऑलरेडी F D एंड E आ चुके हैं। हमें पता है 6 लोग हैं टोटल, ABCDEF। तो अगर जो है बेसिकली FD एंड E आ चुके हैं, तो किसकी पॉसिबिलिटी बनती है, ये वाले कॉलम में या तो A आएगा या तो B आएगा या तो C, ये वाले कॉलम में यही आ सकते हैं। लेट्स सी, क्या हम यहाँ A को रख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, A को आप नहीं रख सकते क्योंकि ये वाले रॉ में A आया हुआ है। आपको पता है कोई भी रॉ एंड कोई भी कॉलम में एक पर्सन दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम A को यहाँ नहीं भर सकते। क्या हम B को यहाँ भर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप B को यहाँ भर सकते हैं। क्या हम C को भर सकते हैं, यस C को हम भर सकते हैं। लेट्स सी, अब यहाँ अगर आप देखते हैं रॉ 5 में, तो यहाँ आप A एंड B दोनों को भर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बेसिकली
ए दिया गया है एंड बी दिया गया है, दोनों ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर एक ही चांस बनता है कि यहाँ पर सी आ जाए। अगर यहाँ पर सी आता है तो ऑलरेडी सी इस वाले कॉलम में नहीं आ पाएगा, मतलब यहाँ पर कौन आएगा, बी। एंड जो है ए के लिए एक जगह बचता है, दैट इज़ रॉ 1 कॉलम 1। तो आपका पहला आंसर तो यहीं से ही मिल जाता है। तो इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। एंड अगर आप थोड़ा और देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये हमारा कॉलम 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो है इसका रॉ हम देखते हैं। तो कभी भी सुडोकू टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो ये देखिए कि ज़्यादा एक रॉ में, एक कॉलम में ज़्यादा डाटा कहाँ है, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ जो है 1 2 3 4 डाटा हमारे पास है, 2 ही निकालना है। तो हमें पता है ए बी सी डी ई एफ आ सकते हैं, तो ए आपका आ गया है, बी आ गया है, या तो सी आएगा या तो डी आएगा। बट हमें पता है डी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि डी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा एंड यहाँ पर डी आ जाएगा। तो हमारा रॉ 1 भी कंप्लीट हो गया। अगर आप देखते हैं थोड़ा और इस वाले कॉलम को, दैट इज़ कॉलम 6, तो यहाँ पर ए ऑलरेडी आ चुका है, तो कौन आएगा, बी ऑलरेडी आ चुका है, तो सी डी या एफ आने वाले हैं। तो यहाँ पर या तो सी आएगा या तो डी आएगा या एफ। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो पूरा लिख दो और जो भी एलिमिनेट होता है उसको एलिमिनेट कर दो। ऐसे ही ये जो है टाइप के सेट्स सॉल्व होते हैं। तो सी डी एफ एंड सी डी एफ यहाँ आ सकते हैं, यही पॉसिबिलिटीज़ है। अब क्या यहाँ पर डी आ सकता है, तो बिल्कुल नहीं, डी ऑलरेडी आ चुका है, तो डी यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। फिर आपका जो है यहाँ पर भी डी नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डी आ चुका है, तो डी यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब दोनों जगह पर अगर डी नहीं आ रहा है तो डी बेसिकली यहाँ पर आएगा। एंड अगर डी यहाँ पर आता है तो सी एंड एफ एंड जो है डी एंड एफ। अब देख सकते हैं ये रॉ 2 में ऑलरेडी एफ आ चुका है, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी एफ नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, दैट इज़ कि रॉ 2 एंड कॉलम 6 में सी आ जाए। अगर सी यहाँ पर आ चुका है तो सी यहाँ पर नहीं आएगा, तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स भी भर गई, दैट इज़ कॉलम 6। अगर आप अब थोड़ा और क्लोजली देखते हैं रॉ 5 के लिए, तो रॉ 5 में क्या हो सकता है कि ए बी सी डी ऑलरेडी आ चुके हैं, या तो ई आएगा या तो एफ आएगा, या तो ई आएगा या तो एफ आएगा। बट आप देखते हैं कॉलम 5 में एफ ऑलरेडी है, तो यहाँ पर एफ नहीं आएगा, तो एफ कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो एंड ई एंड एफ एक्सचेंज कर लेंगे। तो हमें पता है कि रॉ 5 का भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर आप थोड़ा और क्लोजली देखते हैं तो कॉलम 5 के लिए, कॉलम 5 में किस किस को आप फिल कर सकते हैं, तो कॉलम 5 में ए या बी या सी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी या सी आ सकते हैं, यहाँ पर भी ए बी एंड सी, यहाँ पर भी ए बी एंड सी। बट ये जो आपका रॉ 6 है इसमें ऑलरेडी बी एंड ए आ चुका है, मतलब इसमें कौन आएगा, सी आएगा। अगर सी यहाँ पर आता है तो सी और कहीं नहीं आएगा। एंड अगर हम देखते हैं इस वाले रॉ 2 एंड रॉ 3 के लिए, तो यहाँ पर ना तो बी आया हुआ है ना तो ए आया हुआ है, तो दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है, हम लेके चलेंगे पॉसिबिलिटीज़। अगर आप देखते हैं ये वाले कॉलम का, दैट इज़ कॉलम 2, तो कॉलम 2 में ए या तो आएगा या तो बी आएगा या तो फिर ई आएगा इस वाले में, क्योंकि सी डी एंड एफ ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ए बी, हम पॉसिबिलिटीज़ लिख देते हैं, बाद में हम इसको इरेज कर देंगे, ए बी ई, एंड यहाँ पर भी ए बी ई, एंड यहाँ पर भी ऑलरेडी जो है ए बी ई। तो यहाँ पर हमें पता है ए एंड बी ऑलरेडी आया हुआ है, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली ई यहाँ पर, इन दोनों में ई नहीं आएगा, तो ये हो गई पॉसिबिलिटी। अब जो है ये वाला कॉलम हमारा थोड़ा जो है भर गया। अब लेट्स सी, ये रॉ 6 के लिए यहाँ पर 4 डाटा ऑलरेडी आ चुका है, 2 ही डाटा आना है। तो ए बी सी, या तो डी आएगा या फिर एफ आएगा, तो या फिर डी आएगा या फिर एफ आएगा। ऑल तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड हमें पता है डी ऑलरेडी जो है कॉलम 4 में आ चुका है, तो डी यहाँ पर नहीं आएगा। तो अगर डी यहाँ पर नहीं आता है तो डी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से हमने जो है रॉ 6 के लिए भी पूरा कंप्लीट कर लिया। एंड अगर आप देखते हैं ये वाले कॉलम का, दैट इज़ कॉलम 3, तो यहाँ पर कौन आ सकता है, बी या फिर आपका सी आ सकता है, एंड आई थिंक एफ, यस एफ भी आ सकता है, मतलब बी सी एफ, बी सी एंड एफ। अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर एफ ऑलरेडी आ चुका है, तो एफ यहाँ पर नहीं आएगा। एंड जो है बी सी यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, बट आप थोड़ा क्लोजली देखते हैं तो यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी आएगा, मतलब इन दोनों में या तो ए आएगा यहाँ पर या तो फिर ए आएगा यहाँ पर, मतलब इसमें बी की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर बी नहीं आएगा। एंड अगर आप ऐसे ही यहाँ पर इसके लिए देखते हैं
तो ऑलरेडी एफ आ चुका है, मतलब एफ यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस कॉलम में एफ जो है कहाँ पर आ सकता है, इसकी एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, दैट इज़ रॉ 3 कॉलम 3। तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। एंड अगर यहाँ पर एफ आता है तो क्या और हम कुछ कर सकते हैं इसमें, आई डोंट थिंक। ठीक है, लेट्स सी। अब ये वाले कॉलम के लिए भी पॉसिबिलिटीज लिख देते हैं, दैट इज़ कॉलम 4। तो कॉलम 4 में या तो ए आएगा या फिर सी आएगा या फिर ई आएगा, ए सी एंड ई, ए सी एंड ई। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी सी आ चुका है, तो सी यहाँ पर नहीं आएगा। एंड और कुछ कर सकते हैं, लेट्स सी रॉ 3 के लिए। तो रॉ 3 में एफ आ चुका है जो कि इसमें नहीं है, आ सकता है। एंड यहाँ आप क्लोजली देखते हैं रॉ 3 के लिए, तो ए या तो यहाँ आएगा या फिर ए यहाँ आएगा, ए यहाँ पर नहीं आ सकता है। ऐसे ही इसके लिए देखते हैं तो यहाँ पर भी ए एंड ए एक्सचेंज हो सकते हैं, तो अभी भी पॉसिबिलिटीज़ इसकी हैं। बट हाँ, वी आर मिसिंग समथिंग, दैट इज़ दैट ब्लंडर, कि आप यहाँ पर अगर रॉ 2 में ऑलरेडी सी को रख चुके हैं तो यहाँ पर सी आने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर सी नहीं आएगा तो यहाँ पर बी आएगा। अगर यहाँ पर बी आता है तो यहाँ पर बी नहीं आएगा, तो बेसिकली यहाँ पर ए आ जाएगा। अगर यहाँ पर ए आता है तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, तो मतलब यहाँ पर ई हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पर ई हो रहा है तो इन दोनों जगह में कहीं भी ई नहीं आएगा। एंड इसमें जो है एक ही पॉसिबिलिटी बनती है इसके लिए, दैट इज़ सी। अगर यहाँ पर सी आ जाता है तो ए एंड बी दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं अभी भी। बट लेट्स सी, अगर यहाँ पर सी आता है तो यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए आता है तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। अगर यहाँ पर बी आ रहा है तो यहाँ पर बी नहीं आएगा, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे ए आ रहा है तो ए यहाँ पर नहीं आएगा, तो बी यहाँ हो जाएगा। एंड आई थिंक यहाँ पे बी नहीं आएगा, सी हो जाएगा। तो आई थिंक हमने पूरा जो है आपका मैट्रिक्स भर लिया है। ऐसे ही अगर आप मैक्स में बता रहा हूँ 4 से 5 मिनट देखते तो ये पूरा मैट्रिक्स आसानी से फिल हो जाता। जहाँ पर भी 2 या 3 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला वाला तो हमने आंसर कर दिया था। तो 36 पूछ रहा है कि आउट ऑफ 36 लैंड पार्ट्स हाउ मेनी लैंड पार्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड यूनिकली। तो आपने जो है 36 के 36 जितने भी थे सब डिटरमाइन कर लिए। सो करेक्ट आंसर होगा जो है 36। आपसे पूछ रहा है रॉ 6 कॉलम 5 लैंड पार्ट किसका है। रॉ 6 आई थिंक रॉ 6 कॉलम 5, तो रॉ 6 एंड आपका कॉलम 5 में कौन है, सी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंड R5 C2 आपको बताना है, R5 रॉ 5 में C2 कॉलम 2 दैट इज़ F। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से ऐसे टाइप के जो है सुडोकू टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है इस जो है इस सेट से, कि आप बड़े जो है सेट्स हैं इनको देखकर बहुत ज़्यादा डाटा है नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही टफ होगा, कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप एक बार पढ़ते हैं, जल्दी से ओवरव्यू देख लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि हाँ ये जो है इस बेस से सॉल्व होगा, अगर बहुत सारे आपने सेट्स सॉल्व करे हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, बाय बाय।